आप सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पिछले वीडियो में महापुरुषों के बारे में आपने जाना, जिनमें प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। इसके आगे इस वीडियो में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके सारे तथ्यों के बारे में, उनसे जुड़े उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम है लाला लाजपत राय, जिनका जन्म हुआ था 1865 में, जिनकी मृत्यु हुई थी 1928 ईस्वी में। लाजपत राय को पंजाब के शेर व पंजाब केसरी नाम से मशहूर लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में 1865 ईस्वी में हुआ था। पंजाब केसरी, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा, पंजाब केसरी नामक पत्र जो था बाल गंगाधर ने शुरू किया था, लेकिन पंजाब केसरी की उपाधि जो है लाला लाजपत राय को दी गई थी। दूसरा पॉइंट है 1885 ईस्वी में लाला जी ने कानून की शिक्षा प्राप्त कर हिसार में वकालत प्रारंभ कर दी। हिसार में, हरियाणा में है हिसार, उसी में वहीं पे वकालत शुरू कर दी। कालांतर में कुछ समय बाद स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के कारण लाला जी आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए। यहीं से इनमें उग्र राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त था जो महाराष्ट्र में तिलक को। महाराष्ट्र में जो तिलक को स्थान प्राप्त है, वही पंजाब में लाला लाजपत राय जी को स्थान प्राप्त है। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर लाला जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, परंतु राजनीति में वे पूर्ण रूप से सक्रिय 1905 ईस्वी में हुए। तो परीक्षाओं की दृष्टि से मुख्य पॉइंट इसमें आए हैं इस स्लाइड में। पंजाब के शेर, पंजाब केसरी, 1885 में कानून की शिक्षा प्राप्त कर हिसार में वकालत प्रारंभ की लाला लाजपत राय जी ने, और स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आने से वो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला जी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और पूर्ण रूप से सक्रिय वो 1905 ईस्वी में हुए। अगली स्लाइड में और देखते हैं। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के शिष्टमंडल का सदस्य बनकर उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। 1905 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा गया। 1907 ईस्वी में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने अध्यक्ष पद के लिए लाला जी के नाम का प्रस्ताव रखा, पर उग्रवादी गुट से मतभेद को बचाने के लिए उन्होंने अपने नाम का प्रस्ताव वापस ले लिया। 1907 में उनका नाम गया था कांग्रेस के अधिवेशन के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उसके बाद वापस ले लिया। 1907 ईस्वी में उन्होंने सरदार अजीत सिंह के साथ कोलोनाइजेशन बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। 1907 ईस्वी में कॉलोनाइजेशन के विरुद्ध आंदोलन को चलने के लिए सरकार ने उन्हें पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया। इस आंदोलन के लिए उन्हें बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया। बर्मा जो है म्यांमार है इस समय। 1914 ईस्वी में लाला जी इंग्लैंड गए तथा वहाँ से कुछ दिन बाद अमेरिका चले गए। पहले इंग्लैंड और उसके बाद वहीं से अमेरिका चले गए। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान लाला जी ने दो संस्थाओं, इंडियन होम रूल एवं इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इंडियन होम रूल और इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये प्रमुख पॉइंट हैं। स्थापना की। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया। यंग इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसने संपादित किया? लाला लाजपत राय जी ने। ये अगली स्लाइड में और सारे पॉइंट देखते हैं। लाला जी ने आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का ऋण, यंग इंडिया, मैजनी की जीवनी, दयानंद की जीवनी, शिवाजी की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का ऋण, यंग इंडिया, मैजनी की जीवनी, दयानंद की जीवनी और शिवाजी की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना की। उन्होंने पंजाबी
वंदे मातरम एवं अंग्रेजी पत्र द पीपल का संपादन भी किया। अंग्रेजी पत्र द पीपल का भी संपादन किया। ये बहुत ही आ जाते हैं कभी कभी, द पीपल है, पंजाबी वंदे मातरम किसने लिखा, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की परीक्षाओं की दृष्टि से। 1920 ईस्वी में के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया। तो 1920 ईस्वी में ये अध्यक्ष बने। 1907 में जैसा कि उन्होंने वापस ले लिया था नाम, लेकिन 1920 में वो अध्यक्ष बने। 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना में उन्होंने CR दास एवं मोतीलाल नेहरू का सहयोग किया। तो 1923 में स्वराज दल बना था, जिसमें CR दास प्रमुख थे और मोतीलाल साथ में थे, और उसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। स्वराज दल, CR दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, स्वराज दल। 1925 ईस्वी में वे केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के उपनेता भी निर्वाचित हुए। 1925 में केंद्रीय विधानसभा में। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हुए 17 नवंबर 1928 में उन पे बहुत ही प्रहारक लाठीचार्ज हुआ, और जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी ने उनकी मृत्यु पर कहा, गांधी जी ने क्या कहा था जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद, भारत के सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। तो ये किसके लिए कहा, ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। भारत के सौर मंडल से एक सितारा डूब गया, ये लाला लाजपत राय के लिए कहा था गांधी जी ने। भारत के सौर मंडल से एक सितारा, इनको एक सितारा बताया लाला लाजपत राय जी को। 1920 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला जी ने यह प्रयत्न किया कि भारतीय मजदूर संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ संबद्ध कर दिया जाए। भारतीय मजदूर संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ संबद्ध कर दिया जाए, ये उन्होंने प्रयास किया था 1920 में। 1921 ईस्वी में लाला जी ने लोक सेवक मंडल की स्थापना की। लोक सेवक मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाला जी ने स्थापना की थी 1921 में। उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया। स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया 1923 में, और 1925 ईस्वी में उन्हें हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 1925 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लाला जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व दर्द से कराहते हुए कहा, लाला जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व कहा था, क्या कहा था, बहुत प्रसिद्ध कथन है ये, फेमस, सब लोग जानते हैं लगभग। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील बनकर रहेगा। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील बनकर रहेगा। और ये वास्तव में आखिर में स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से। स्वतंत्रता संग्राम के आधार स्तंभ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी के बारे में चलिए जानते हैं, जिनके बिना स्वतंत्रता लगभग असंभव थी। तो बापू एवं राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। J.H. होम्स ने गांधी के बारे में कहा। J.H. होम्स ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। वे अल्फ्रेड वाशिंगटन तथा लेफ्टे की तरह एक महाराष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने विल्बरफोर्स, गैरिसन और लिंकन की भांति भारत को दासता से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे
सेंट फ्रांसिस एवं टॉलस्टॉय की अहिंसा के उपदेशक और बुद्ध, ईसा और जरथुस्त की तरह आध्यात्मिक नेता थे। 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर पैदा होने वाले गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। 2 अक्टूबर तो लगभग सबको याद है। 1869 कभी कभी मिस हो जाता है, तो 1869 में हुआ था इनका जन्म 2 अक्टूबर को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी। 1887 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत वापस आ गए। 1887 में गए थे और 1891 में वापस आ गए। कुछ दिन राजकोट एवं मुंबई में वकालत करने के पश्चात, पहले राजकोट और मुंबई में कुछ दिन वकालत की। एक मुकदमे की पैरवी के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका चले गए 1893 ईस्वी में, और अपने 20 वर्ष के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने वहां पर 20 साल तक लगभग रहे। वहां क्या किया? रंग भेद के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। किसके खिलाफ? रंग भेद नीति के खिलाफ, जो भेदभाव किया जाता था काले और गोरों के बीच में और साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने नैटाल जो है साउथ अफ्रीका में है, में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी के प्रयासों से ही वहां की गोरी सरकार ने भारतीयों के खिलाफ बनाए गए कानून को 1914 ईस्वी में रद्द कर दिया। उन्होंने लड़ाई लड़ी और 1914 ईस्वी में उस कानून को रद्द करा दिया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आ गए। भारत आने पर गांधी जी ने गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में है ये, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम बहुत ही फेमस है, तो वहां पर वो रहने लगे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानकर उन्हीं के निर्देशन पर भारतीय राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं के निर्देशों पर उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1917 ईस्वी में के चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। तो ये इनका 1917 का पहला चंपारण सत्याग्रह था, जहाँ पे नील की खेती के विरुद्ध उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह। तो इसके बारे में डिटेल में और वीडियो में देखेंगे चंपारण सत्याग्रह क्या था। हालांकि अभी महात्मा गांधी के बारे में कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं जो महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग, तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, लेकिन ये तो सबको मालूम है, लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए आज की दृष्टि से कि उनके साथ में कौन थे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है मजरूह मजहरुल हक और आचार्य कृपलानी और महादेव देसाई। 3 लोग और हैं, मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी और महादेव देसाई भी इनके साथ में थे चंपारण सत्याग्रह में। आंदोलन के इन्हीं दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी तथा बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। खेड़ा में किसानों पर अधिक कर का बोझ सरकार द्वारा डाले जाने पर गांधी जी ने यहाँ के किसानों का नेतृत्व किया। खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने 1918 ईस्वी में खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया। खेड़ा में 1918 ईस्वी में, ये पहला था 17 में, ये है 18 में। कर नहीं दो का नारा आंदोलन चलाया, साथ ही सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कर की दर कम करवाने में सफलता मिली। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया। अहमदाबाद के मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया। पहला आमरण अनशन 1918 में। अनशन के चौथे दिन ही सरकार मजदूरों की मांग मानने के लिए विवश हो गई।
तो पहला था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के वेतन की वृद्धि के लिए आमरण अनशन। आगे और देखते हैं। गांधी जी चूंकि गोखले से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया। ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिससे खुश होकर सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया। परंतु कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दी थी। परंतु शीघ्र ही गांधी जी विदेशी सरकार से निराश होने लगे। फलस्वरूप वे सरकार के सबसे बड़े असहयोगी बन गए। तो पहले सबसे बड़े सहयोगी थे, उसके बाद सबसे बड़े असहयोगी बन गए। गांधी जी के को असहयोगी बनाने के लिए उत्तरदायी कारकों में महत्वपूर्ण है तो अंग्रेज लाए थे वो था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड, खिलाफत समस्या आदि। ये प्रमुख कांड थे जो उस अंग्रेजों के असहयोगी बन गए। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया 1919 में। उन्होंने अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा और 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन चलाया 1920 से 22 ईस्वी। उन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन कांग्रेस का जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे, जो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 6 अप्रैल 1930 को 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी समुद्र तट की ओर यात्रा की 6 अप्रैल 1930 को। और इसमें कितने लोग थे? 78 लोग थे, 78 फॉलोअर्स थे, जिनके साथ उन्होंने दांडी समुद्र तट की ओर यात्रा की नमक कानून तोड़ने के लिए 6 अप्रैल 1930। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए। जेल से छूटने के बाद गांधी जी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक संधि हुई, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। जेल से छूटे उसके बाद 5 मार्च 1931। बहुत ध्यान रखने की बात है, कौन कौन सी चीज़ें पहले ही सीरियल क्रॉनिकली क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो 5 मार्च पहले गांधी जी का समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। और 1931 में ही, नवंबर 1931 में ही गांधी जी ने लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया। पहले गांधी इरविन समझौता, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन प्रणाली के विरोध में 1932 में ईस्वी में जेल में आमरण अनशन किया। फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा 1932 में। जो दलित के पृथक निर्वाचन प्रणाली ला रहे थे, उसके विरुद्ध उन्होंने अनशन किया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया 7 अप्रैल 1934 में। अगला है 3 सितंबर 1939 को शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी ने सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाई। तो जैसा कि पिछले विश्व युद्ध में, प्रथम वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने पूरा सहयोग किया था, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में धोखा दिया, भारत को स्वतंत्र नहीं किया। तो इसलिए इस युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने से पूरी तरह से मना कर दिया। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसके प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1940 महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? 1940 में। और इसके प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू थे। मार्च 1942 ईस्वी में भारत आए क्रिप्स मिशन द्वारा नेहरू ने 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन को जवाहरलाल नेहरू ने कहा
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। कालांतर में जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के कथन के साथ दिवालिया बैंक का नाम जोड़ दिया। ये दिवालिया बैंक है, क्रिस्प मिशन। पोस्ट डेटेड चेक, दिवालिया बैंक, ये क्रिस्प मिशन के लिए कहा गया था। 8 अगस्त, तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस से पास करवाया। कांग्रेस से पास हुआ था प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हो गई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे नामक एक हत्यारे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या को रचने के आरोप में नारायण आप्टे को भी फांसी की सजा दी गई। नारायण आप्टे को भी फांसी की सजा दी गई थी। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को खूब महत्व दिया। वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, फिर जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति भी चाहते थे। इस भावना से उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ एवं गौ रक्षा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने समाज में व्याप्त शोषण की नीति को खत्म करने के लिए भूमि एवं पूंजी का सामाजिकरण किया। सामाजिकरण न करते हुए आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को महत्व दिया। उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों को भारी उद्योगों से अधिक महत्व दिया, छोटे उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया। खादी को गांधी जी ने अपना मुख्य कार्यक्रम बनाया। गांधी जी समाज में फैली हुई कुरीतियों एवं असमानताओं के प्रति जीवन भर संघर्षरत रहे। जो समाज में अपराध, कुरीतियां फैली थी, उनके मिटाते रहे, दूर करते रहे। उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी, जिससे कि वो सभी मुख्य धारा से जुड़े। हरिजन के लिए अन्य हिंदुओं के साथ समानता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने मंदिर प्रवेश कार्यक्रम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी। स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किया। वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के भी कट आलोचक थे। वे विधवा पुनर्विवाह के समर्थक और शराबबंदी लागू करने के बहुत इच्छुक थे। गांधी जी की राजनीति को सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता पर आधारित किया। उनकी राजनीति नैतिकता पर आधारित थी। अहिंसात्मक असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की उनकी नीति भारतीय परिस्थितियों के अधिक अनुकूल थी। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने गांधी जी को हवा में रहने वाला शुद्ध दार्शनिक कहा था। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने हवा में रहने वाला शुद्ध दार्शनिक कहा था, लेकिन उसी दार्शनिक ने अंग्रेज साम्राज्य की जड़ें हिला दी तथा समाज में मौलिक परिवर्तन कर दिया। गांधी जी के बारे में के एम मुंशी ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने अराजकता पाई और उसे व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। महत्वपूर्ण है कथन, परीक्षा में आएगा कभी न कभी। अराजकता पाई और उसे व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, कायरता पाई और उसे साहस में बदल दिया, अनेक वर्गों में विभाजित जनसमूह को राष्ट्र में बदल दिया, निराशा को सौभाग्य में बदल दिया और बिना किसी प्रकार की हिंसा या सैनिक शक्ति का प्रयोग किए एक साम्राज्यवादी शक्ति के बंधनों का अंत कर विश्व शक्ति को जन्म दिया। यह कथन के मुंशी का महात्मा गांधी के लिए। विस्काउंट सैमुअल ने गांधी जी के बारे में कहा है, क्या कहा है? गांधी जी ने अपने नेतृत्व प्रदान कर भारतीय जनता को अपनी कमर सीधी करना सिखाया। भारतीय जनता को अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आंखें ऊपर उठाना सिखाया तथा अविचल दृष्टि से परिस्थितियों का सामना करना सिखाया। आखिरी पॉइंट, सचमुच महात्मा गांधी भारतीय राजनीति और राष्ट्र के महान स्रोत थे। एक और महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, जो गर्म दल से संबंधित हैं, उनके बारे में जानते हैं। बहुत ही रोचक तथ्य हैं इनके जीवन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस
जो नेताजी के नाम से भी लोकप्रिय थे, का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 ईस्वी में कलकत्ता, उस समय कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण की 1919 में। और 3 नंबर 1920 ईस्वी में उनका चयन आईसीएस में हो गया, परंतु गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर उन्होंने 1921 ईस्वी में अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में। उसी समय 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, के आने पर उन्होंने कलकत्ता में उनके स्वागत का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। जेल के लिए भेज दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इसके बाद नेताजी को अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुल 11 बार जेल जाना पड़ा। पहले 6 महीने, उसके बाद 11 बार जेल जाना पड़ा। गांधी जी का द्वारा असहयोग आंदोलन को बीच में रोक देने के कारण सुभाष उनसे दुखी और कालांतर में वे देशबंधु चित्तरंजन दास के करीब आए। उनसे महात्मा गांधी से दुखी हो गए और वो चित्तरंजन दास के संपर्क में आए तथा उनके विश्वास पात्र एवं अनन्य सहयोगी बनने का गौरव प्राप्त किया। तो ये देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोगी बन गए। 1923 ईस्वी में सीआर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा गठित स्वराज दल का सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन किया स्वराज दल का। 1923 ईस्वी में जब सीआर दास ने कलकत्ता नगर निगम के मेयर का कार्यभार संभाला तो उन्होंने सुभाष को निगम का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी पद पर नियुक्त किया। 25 अक्टूबर 1924 को उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया। पहले भी आ चुका है बर्मा की मांडले जेल। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी दल की आलोचना की। कांग्रेस का जो उदारवादी दल था उसकी आलोचना की। उग्रवादी दल के ये समर्थक थे। 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के विरोध में नेताजी ने एक अलग पार्टी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। 1928 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने विषय समिति सब्जेक्ट कमेटी के में नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित प्रादेशिक स्वायत्तता डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव को डटकर विरोध किया। डोमिनियन स्टेटस प्रादेशिक स्वायत्तता के प्रस्ताव का डटकर विरोध किया 1928 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में हुए गांधी इरविन समझौते का भी सुभाष ने विरोध किया। गांधी इरविन समझौता जो अभी देख चुके हैं 5 मार्च 1931। सुभाष उग्र विचारों के समर्थक थे। उन्हें ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस एवं यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनाया गया। ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनाया गया था। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। हरिपुरा अधिवेशन में 1938 के। दूसरी बार उन्हें 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। गांधी जी इनका विरोध कर रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन इन्होंने जो गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हराकर पराजित करके अध्यक्ष बने। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। पट्टाभी सीतारामैया जो हार गए थे तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विरोध के कारण सुभाष ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी गठित की। फॉरवर्ड ब्लॉक का ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा गठित की गई थी। 1939 ईस्वी में हॉलवेल स्टैच्यू को सार्वजनिक स्थल से हटाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन किया। हॉलवेल स्टैच्यू को 1939 में हटाने के लिए विरोध किया। परिणामतः उन्हें पकड़कर सरकार ने जेल में बंद कर दिया।
सुभाष ने सरकार को लिखा, तो जेल से लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने के लिए से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना करना मेरे बस में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। देशवासियों से यही कहना है कि भूलना नहीं कि दास्ता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है। तो ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने जेल से अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ के लिए। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर सरकार ने उन्हें कलकत्ता में उनके निवास स्थान पर नजरबंद कर दिया। 1939 में उचित अवसर पाकर 26 जनवरी 1941 को चमत्कारिक ढंग से वे घर से गायब हो गए और वे अफगानिस्तान होते हुए 26 जनवरी 1941 को अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर से मिले थे वे। जर्मनी से वे जापान गए। जर्मनी से कहाँ गए? जापान। जापान जर्मनी में उन्होंने जर्मनी एवं इटली में बंदी के रूप में रह रहे भारतीय सैनिकों को एकत्र कर भारतीय मुक्ति सेना, फ्री इंडियन लीजन का गठन किया। भारतीय मुक्ति सेना, फ्री इंडियन लीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका प्रधान कार्यालय ड्रेसडन जर्मनी में बनाया। फ्री इंडियन लीजन का प्रधान कार्यालय ड्रेसडन जर्मनी में बनाया। जापान में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी, जापान में जो थे, रास बिहारी बोस ने टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज एवं भारतीय स्वतंत्रता लीग की घोषणा की। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने जापान में, और एक और संगठन भारतीय स्वतंत्रता लीग की भी स्थापना की थी। इस सेना में जापान में बंदी 60,000 भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। 60,000 भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया आजाद हिंद फौज। 20 जून 1941 को सुभाष को जर्मनी से टोक्यो बुलाकर इस सेना की जिम्मेदारी सौंपी गई। जर्मनी में थे, उनको टोक्यो बुलाया गया और इस सेना की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। 29 नंबर, इस सेना के लोग सुभाष द्वारा दिए गए जय हिंद के नारे से एक दूसरे का स्वागत करते थे। जय हिंद के नारे से 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बने और अपने पद की शपथ ग्रहण की। संसार की 9 शक्तियां, जिनमें जापान, जर्मनी, इटली भी थे, ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। नवंबर 1943 में जापान ने जो अंडमान निकोबार जीते थे द्वीप अंग्रेजी सरकार से, द्वीपों को इस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। इस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप को जापान सरकार ने इन्हें सौंप दिया सुभाष चंद्र बोस को। रंगून के जुबली हाल में सुभाष द्वारा दिया गया वो भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था। तो ये जुबली हाल, रंगून की जेल का जुबली हाल का भाषण है, जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। क्या कहा था? स्वतंत्रता बलिदान चाहती है, अब आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है, आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आप अपने शीश फूल चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाषण के जवाब में नौजवानों ने कहा, हम अपना खून देंगे, हम अपना खून देंगे। उन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी को दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। आज़ाद हिंद सेना एवं जापानी सेना ने मिलकर भारत के पूर्वी प्रदेश पर 1944 ईस्वी में आक्रमण कर पूर्व के प्रदेश जो हैं, आक्रमण कर रामू, कोहिमा, पलेल, धिव
तिद्धिव आदि पर अधिकार कर लिया कर तिरंगा फहरा दिया पूर्वी राज्यों पर। परंतु अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिरा देने के कारण जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसलिए परिस्थितियां थोड़ी अलग हो गईं। 22 सितंबर 1944 को नेताजी ने शहीद दिवस मनाया। 22 सितंबर 1944 को नेताजी ने शहीद दिवस मनाया। अंडमान निकोबार द्वीप पर सरकार के बाद नेताजी ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और एवं निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा। तो ये महत्वपूर्ण है। अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा। सुभाष जी 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज द्वारा टोक्यो के लिए रवाना हुए और संभवतः विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस पर वास्तविक स्थिति संदिग्ध बनी हुई है। सरकार ने उनकी मृत्यु की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। यद्यपि आजाद हिंद सरकार साकार नहीं यद्यपि आजाद हिंद भारत आजाद साकार नहीं हो सका, परंतु इस सेना का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक एवं मानसिक रूप से बहुत योगदान रहा। INA इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों में एक हिंदू, एक मुसलमान तथा एक सिख था। पर अंग्रेजों ने तीनों पर अंग्रेजों ने देशद्रोह का अभियोग लगाया, जिसकी सुनवाई दिल्ली के लाल किले में सैनिक न्यायालय ने की। एक खबर संपूर्ण देश में दावा नल की भांति फैल गई। देश के समस्त भागों में जैसा समर्थन इन वीरों को मिले, उससे स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण देश उन्हें राष्ट्रीय वीर मानता था। सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इस अभियोग की निंदा की जो सरकार ने इन पर लगाया था। कांग्रेस ने उनके बचाव के लिए INA रक्षा समिति का गठन किया, जिसमें तेग बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। INA रक्षा समिति का गठन किया था कांग्रेस ने। संपूर्ण देश की सहानुभूति का रुख इन वीरों के पक्ष में देखते हुए सरकार को सैनिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद इन वीरों की सजा माफ करनी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर नामक ग्रंथ में संकलित है। स्प्रिंगिंग टाइगर नामक ग्रंथ में संकलित है। इसी के बाद साथ ही वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी कुछ और महापुरुष हैं स्वतंत्रता संग्राम के, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। और नमस्कार, धन्यवाद।